नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज का टॉपिक है अवतारस द डिवाइन मैनिफेस्टेशन, और जो स्पीकर हैं वो दिल्ली फेडरेशन की सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मानसी भगत। डॉक्टर मानसी भगत ईएसआई हॉस्पिटल में होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और फेडरेशन सेक्रेटरी हैं। बड़ी एक्टिव वर्कर हैं शंकर लॉज की, और इन्होंने टॉपिक चूज करा है एनी बेसेंट जो थी। इन्होंने 1899 में 24th जो एनिवर्सरी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जो कि अडयार में मनाई जाती है आज की डेट पे, उसको इंटरनेशनल कन्वेंशन कहते हैं। तो वहाँ पे 4 दिन के 4 टॉक्स थे उनके, और ये 4 टॉक्स को फिर इन 4 लेक्चर्स को एक किताब के अंदर फिर बाद में पब्लिश करा गया था। वो किताब का नाम था अवतारस। ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, और इसको परचेज भी करा जा सकता है। तो अवतारस के ऊपर क्योंकि ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर मानसी को कि वो इसको अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। हाँ जी, आई एम ऑडिबल सर? Yes, गुड yes. इवनिंग एवरीवन। यहीं पर लगे कि इंटरनेट कनेक्शन वीक है, तो आई विल मूव टू सम प्लेस एल्स। So good evening everyone. We are going to start with the book. डॉक्टर एनी बेसेंट की बुक है ये, अवतार्स। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ so that you all can see the slides that I have been presenting here, and then I'm going to explain the slides as I have made. इसमें स्लाइड शो है, ओके। सो या तो इस बुक जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1899 में। इसके कोई नए न्यू एडिशंस नहीं बने, कोई नए अपडेट्स नहीं आए, और ये एज इट इज चेंजेस नहीं करे। उसके बाद से इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सो व्हाट इज दिस बुक अबाउट? दिस बुक इज अबाउट रिलीजन, द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस आइडियाज जो है वो थियोसॉफिकल लिटरेचर में हम लोग स्टडी करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी, सूफिज्म, हिंदुइज्म, काफी किताबों में अलग अलग तरीके से डिफरेंट रिलीजन्स को कंपेयर किया गया है, और उसको थियोसॉफिकल एस्पेक्ट से व्हाट इज द theosophical literature talking about and how does it relate to different religions, इन आइडियाज को स्टडी करने के लिए डिफरेंट बुक्स डॉक्टर एनी बेसेंट ने, बिशप C.W. लेडबीटर ने और काफियों ने लिखी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अवतार्स है, एंड हम इस टॉपिक को इसलिए चूज कर रहे हैं बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जब हम इस बुक को पढ़ेंगे पढ़ने के लिए, ओनली देन वी कैन डिसाइड द रीजनिंग कि क्या जो रिलीजन में डिफरेंट आइडियाज दिए जाते हैं, जो रिलीजियस स्टडी होती है, क्या वो रियली वैलिड है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, फर्स्टली। दूसरा, जो रिलीजियस ट्रूथ्स बताए गए हैं, क्या वो वाकई ही ट्रूथ्स है, दैट दे आर ऑल फैबल्स, मतलब क्या वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। तो हमें अवतार्स की किताब से ये चीजें पढ़ने को मिलेगी, एंड द होल आइडिया, दैट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट व्हाट इज एन अवतार, ये भी हम लोग समझेंगे। तो अगर आप लोग, जैसे हम लोग स्लाइड शो को समझेंगे, तो अगर आपको लगता है, इफ यू गेट रीजन to agree with whatever are the ideas that Dr. Annie Besant is giving, you can go back, reflect, self study the book, and then you can decide कि जो information इस किताब में दी गई है, religious study जो कि faith based होती है, और usually जो faith होती है वो blind faith होती है, पर हम यहाँ ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहे। जब अवतार्स को लिखा गया तो उसमें प्रॉपर रीजनिंग दी गई, की स्क्रिप्चर्स में, उसमें जब डिफरेंट चीजें हमें बताई जाती हैं, तो क्या वो वाकई वैलिड है,
और हम उससे क्या सीख सकते हैं और हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। अब क्या होता है जब अवतार्स जैसी बुक या कोई भी रिलीजियस बुक हम पढ़ते हैं तो हमारी ना एक इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग होती है, हमारी जो फेथ होती है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम बनता है, हम मोटिवेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे घर के कुछ ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं। दूसरा हमारी बर्थ प्लेस है, वेदर वी आर एन इंडियन और वी आर बोर्न समवेयर एल्स, ऑल्सो whatever religion we are born into, उसी से डिफाइन होता है कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल कंडीशनिंग होती है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत जल्दी अग्री नहीं कर पाते। So while we are going through this literature of Avatar, we just don't need to agree with it all of a sudden. हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस पे चल के इसे पढ़ के स्टडी करके डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस पे क्या चाहते हैं। तो जब हम थियोसॉफिकल लिटरेचर पढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझने को मिलती है। थियोसॉफी में हम जो हमारा सेकंड आइडिया है, सेकंड ट्रूथ है, वहां पर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलोसफी। अब साइंस क्या है? जो मटेरियल साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, जब हम बात करते हैं लेट्स सपोज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सबने पढ़ा हुआ है, सबने समझा हुआ है और हम आउटर वर्ल्ड में उसको देख सकते हैं। तो जो मॉडर्न टूल्स है अवेलेबल, जो बाहर के लैब इन्वेस्टिगेशंस होती है और जब हम वाया आर विजन आर आईज हम प्रूव कर पाते हैं, उस चीज को हम साइंटिफिक आइडिया मानते हैं। सो दोज आइडियाज विच आर प्रूवन गो इनटू द लाइब्रेरी ऑफ साइंस कि ओके दे आर proven, all of us agree with it because they can be experimented upon time after time and they are there present in the physical world, in the outer world. So it becomes established all those ideas बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, तो वो आइडियाज है जो कि हमारी लाइफ में कुछ मीनिंग देते हैं। हम जब फिलोसफिकल आइडियाज को समझते हैं तो हमें कोई विजडम मिल रही होती है, कोई ट्रूथ या कोई नॉलेज आगे से आ रही है ना। है। हाँ जी, ओके कैरी ऑन हमारी विजडम, ट्रूथ या नॉलेज बढ़ रही होती है। ऑल दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी। तो फिलोसफी में हम ज्यादा ना डिबेट नहीं करते और बहुत ज्यादा अग्री और डिसएग्री बहुत जल्दी नहीं करते, क्योंकि सबका एक बिलीफ सिस्टम है। उस फिलोसफी में कोई लोग किसी चीज से अग्री करेंगे, कोई लोग किसी चीज से नहीं भी अग्री कर सकते। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन, यहाँ पर वो आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं जो कि यूजुअली हमारी कंडीशन से ही, and because it is a part of our belief system, when a new idea from outside, from any other religion comes to us, sometimes it becomes very difficult to be established as a truth, क्योंकि हम उसको प्रूव तो कर नहीं सकते because those ideas have not been proven. तो यहाँ पे इस बुक में डॉक्टर एनी बेसेंट अपनी रीजनिंग प्रॉपर जो उन्होंने स्टडी करी है वो इसमें लगा के हमें समझाती है अबाउट दीज आइडियाज। अब अवतार्स में वो एक इंपॉर्टेंट चीज कहती है, वो कहती है कि व्हाई एम राइट, फिफ्थ रूट रेस है हमारी। फिफ्थ रूट रेस इज द आर्यन रेस। इसके अंदर जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टैब्लिश हुई, दैट इज द हिंदू सब रेस। द फर्स्ट सब रेस इज द हिंदू सब रेस। तो इट इज द ओल्डेस्ट बिकॉज इट इज आर्यन रेस जो है वो तरीके से। तो जो फर्स्ट सब रेस है जो हमारी हिंदू है, दैट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द सब रेसेस एंड इट वाज गिवन एज अ लेसन टू लर्न ड्यूटी। जो उनके लिए आइडिया डिफाइन हुआ था, the lesson that it had to learn when it was established in the Indian subcontinent was dharma or duty. So she says that अगर जो हम डिसेंडेंट्स है, फिजिकल डिसेंडेंट्स है ऑफ द ऋषिज, जिन्होंने हमें हिंदुइज्म के सारे स्क्रिप्चर्स में धर्मा और ड्यूटी को एक्सप्लेन करवाया, डिफाइन करवाया, अगर हम ही उसको नहीं समझेंगे, then how will we propagate it to the younger nations? The younger nations are the other races which are being established in different other continents like America and Australia. And if we अगर हम अपने साइंटिफिक स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे हम अपने आप को इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू वेयर वी बिलोंग, अगर हम फर्स्ट सबरेस जो हिंदूज हैं, हम अपनी हिंदुइज्म को ही स्टडी नहीं कर पाएंगे तो हम आगे कैसे प्रोपोगेट करेंगे। तो इसीलिए वो कहती हैं कि हम लोगों को अपने आप को सबसे पहले प्योरीफाई करना है। द इंडियन नेशन मस्ट प्योरीफाई इटसेल्फ
and then only the Indian nation can spiritualize others in the other worlds. अब लेफ्ट साइड पे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि डॉक्टर रानी बेसेंट की ही मोस्टली उसको उठाया और इन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इसमें वो बताती हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हु इज एन अवतार. शी सेज अवतार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है कि रियली इज देयर एन अवतार, व्हाट इज एन अवतार. तो वो सबसे पहले बोलती है कि कीप दिस आइडिया इन द माइंड दैट अवतार इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट. दिस शुड नॉट बी फॉरगॉटन. इट इज नॉट फेबल, इट इज नॉट फिक्शन, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस आइडिया. मतलब कि ये एक किताब में एक स्टोरी के माध्यम से कोई कहानी नहीं लिखी गई जो कि सच नहीं है. इट इज हिस्ट्री. और हिस्ट्री क्या है? शी सेज हिस्ट्री क्या है? जो प्लान ऑफ सोलर लोगोज है, जिस ईश्वरा ने हमारे सोलर सिस्टम को बनाया है, जैसे जैसे प्लान ऑफ एवोल्यूशन प्रोसीड कर रहा है एंड ऑफ द प्लान ऑफ लोगोस को हिस्ट्री कहा गया है. दैट इज हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड. सो हाउ इट इज बीइंग रियलाइज्ड इन द प्लान ऑफ एवोल्यूशन, ये हम लोगों को समझना है. सो शी says and not fable. Then she says why I chose this topic of avatar. The second reason that she gives, first she says कि हिंदुइज्म के स्क्रिप्चर्स हमें हिंदूज को तो एटलीस्ट पढ़ के समझने जो हिंदुइज्म को एज अ फेथ और अ रिलीजन फॉलो करते हैं. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदूज ही पढ़ सकते हैं. all the religions मतलब all the people from every different religion can read these kind of books. Second, she says that there was a duty which was laid upon me by my master whom I serve, that a truth must tell you what is the truth without veiling or without any covering. I must give you for the moment that truth, the truth that may not be accepted initially, बट इट विल रिसीव सबमिशन आफ्टरवर्ड्स. क्यों? क्योंकि कोई भी नई आइडिया, इवन मॉडर्न साइंस में कोई साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही होती है तो हम कहते हैं वो एकदम से ना एक्सेप्ट नहीं होती. द एक्सेप्टेंस टेक्स टाइम बिकॉज इट इज अ टाइम टेस्टेड मेथड. और अगर वो ट्रूथ है तो इट विल विन सबमिशन. दैट जो ऋषिज थे हमारे एंशियंट पास्ट में, जिन ऋषिज ने ये ट्रूथ्स हमें दिए हैं इन देयर ओन डेज, in the ways when it was written, when it was a very common thing for those people of the world. अब मॉडर्न टाइम्स में जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा लिटरेचर है, जो हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर्स है, ये एक ऑर्थोडॉक्स माना गया है. अब जो मॉडर्न टाइम्स है इसमें इसको साइडलाइन कर दिया जाता है. इट इज नॉट इवन कंसिडर्ड प्रैक्टिकल. सो शी सेज एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैन इज बीइंग डिवाइडेड फ्रॉम मैन, बिकॉज हम जो पुरानी अपनी पीढ़ी से हिस्ट्री को सुनते आ रहे हैं, अब हम उसे ऑर्थोडॉक्स मान के, ओल्ड या फिर कहते कि ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मान के हम उसे अपनी लाइफ से ही डिलीट कर देते हैं. दैट इट डजंट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन मॉडर्न लाइफ. सो अवतार्स का अब पूरी बुक जब शुरू होगी तो सबसे पहले जो 4 लेक्चर्स दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट लेक्चर जो है मैं उसको कवर करूंगी. तो हम क्या करेंगे, बिफोर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार्स विच इज अ हायर कॉन्सेप्ट, हम नीचे से धीरे धीरे स्टेप अप करेंगे अपने आप को. ठीक है ना? बिकॉज अगर ह्यूमन माइंड यहाँ का बेस समझ जाता है कि ह्यूमैनिटी में, कॉमन मैन में या ह्यूमन बीइंग में कैसे चीजें इस्टेब्लिश होती हैं और कैसे जब हम हायर रंग्स ऑफ लैडर में जाते हैं, लॉ ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है, तो जब ह्यूमन रेसेस ऊपर की तरफ बढ़ती हैं इन दी एवोल्यूशन, तो और क्या क्या डिफरेंट होती है जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है. So the first thing she talks about is inspiration. So on the slide on my left, you can see what I have written, that she writes, have you ever been drawn away from a moment into higher, into a more peaceful realm, when you have come across something of beauty, of art, a wonder of science, or a grandeur of philosophy? तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई पर्टिकुलर पढ़ाई कर रहे हो, कोई फिलोसफी पढ़ रहे हो, या आप कोई साइंटिफिक आइडिया स्टडी कर रहे हो, या बहुत सुंदर सी चीज आप देख लेते हो, जैसे होता है ना हम पहाड़ों पे गए, माउंटेन्स पे गए और हम नेचर की ब्यूटी में ही खो जाते हैं.
यू नो, हमारे साथ ऐसे होता है दैट वी स्टूड ऑन द माउंटेन पीक, वी लुक्ड एट द स्नो, वी सी द नेचर एंड इट्स ब्यूटी, और हम उस टाइम, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, जो अर्थ पे हमारी डिफरेंट सफरिंग्स है और डिफरेंट वरीज है, चिंताएं हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। और उस टाइम हमारे साथ क्या होता है, उस टाइम पे हमारे को आती है इंस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन मींस इट इज अ फीलिंग, राइट, विच कम्स विद इन अस। कैसे आती है? या तो नेचर की ब्यूटी को देख के आती है, या किसी की, जैसे हम टॉक ही सुन लेते हैं, हम यूट्यूब पे किसी की टॉक सुनते हैं और हम इंस्पायर हो जाते हैं, या हम किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं विच मेक्स अस टू डू समथिंग न्यू विद इट। तो हमारे पास एक ऐसी टूल आ जाता है, या हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग ओरिजिनेट होती है जहां हम एक नए एक्साइटिंग आइडिया के साथ आते हैं और हम कहते हैं ओ वाओ, यू नो, इट्स लाइक अ यूरेका मोमेंट एंड आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। कि जैसे आप कुछ कोई चीज को समझोगे और आप बोलोगे वाओ, इस पे तो एक आर्टिकल लिख देना चाहिए, जो राइटर्स होंगे वो आर्टिकल लिखेंगे, कोई पोएट्री करना शुरू कर देगा। सो दिस इज व्हाट इज इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन कॉमन मैन में बहुत आराम से और कॉमनली आती है। ये हम सब एक्सपीरियंसेस से निकलते हैं। कैसे? इंस्पिरेशन जब हम कॉमन मैन में या हम लोगों में आपस में हम कैसे देखते हैं? इसका टू बाय फर्नीचर। हम फर्नीचर देखने गए, हमने बहुत सुंदर सा सोफा देखा, हमने बहुत सुंदर सी टेबल एंड चेयर देखी, हमने उसका वुड वर्क देखा और हमें इतना सुंदर लगा, अट्रैक्टिव लगा। वी जस्ट आर अमेज्ड टू फाइंड द ब्यूटी इन दैट वुड वर्क। लेकिन ये हमारी नजर में, हमने सिर्फ ब्यूटी देखी और हम अपना शॉपिंग करी आ गए। बट व्हाट विल द कारपेंटर लुक एट? जब कारपेंटर अपनी आंखों से देखेगा, बिकॉज ही डज द वर्क ऑफ कारपेंटिंग, ही कैन डू वुड वर्क, सो ही अंडरस्टैंड्स द इंट्रिकेसीज विच आर इन्वॉल्व इन दैट वुड वर्क। तो वो क्या करेगा, उस नकाशकारी को और सुंदर से देख के उससे नए आइडियाज को आएंगे। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है। ऐसे ही म्यूजिक में, डांस में इस तरीके से होता है कॉमन मैन के साथ। अब हम थियोसफी से समझते हैं हमें कैसे इंस्पिरेशन आती है। हम लोग सारे हैं थियोसफिस्ट, हम लोगों ने सबने थियोसॉफिकल लिटरेचर की स्टडी थोड़ी बहुत कर रखी है। जब हम थियोसफी की किसी किताब को उठाते हैं या पढ़ते हैं, या अगर कोई नॉन थियोसफिस्ट है और वो भी कोई और फिलोसफी उठाता है और उसको पढ़ता है, तो क्या होता है, हम बिहाइंड द थॉट, मतलब जो हम पढ़ रहे होते हैं उसके पीछे के जो थॉट्स है, हम जो कि उस राइटर ने लिखे हैं, जब हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं तो हम कोशिश करते कि या वी शुड डू दिस इन आवर डेली लाइफ। ये आपने देखा होगा कि कई बार आप किताबें पढ़ते हो और आप कहते हो ओ आई शुड इम्प्लीमेंट दिस इन माय डेली लाइफ, यू नो, आई गेट इंस्पायर्ड विद इट, दिस इज अ थिंग टू डू, आई मस्ट डू इट, इफ अदर्स कैन डू इट सो कैन आई। तो ये जो थॉट्स हैं जब हमें इंस्पायर कर रही होती है, दिस इज हाउ आर यू नो नेचर इज। तो कॉमन मैन में ये जो इंस्पिरेशन आती है, ये कैसे आती है? हम कहते हैं डिवाइन पावर कम्स डाउन, दिस इज व्हाट शी राइट्स। शी सेज डिवाइन पावर कम्स डाउन इन मैन, irradiates the man for a moment, and then he can speak with authority, he can speak in his normal moments। तो ये normal moments नहीं है, ये इंस्पिरेशनल इंस्पायरिंग मोमेंट्स है हमारी। ये तो आई कॉमन में, ईस्ट में भी इन चीजों को देखते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट कौन होते हैं? पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी। जो कि रिलीजियस सेरेमनी को, आप जाते हैं मंदिरों में तो जो रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म होती है ये प्रीस्ट कर रहे होते हैं। तो जो डिफरेंट रिलीजन के प्रीस्ट हैं, जब वो अपनी रिलीजियस सेरेमनीज फॉर्मली कर रहे होते हैं, तो डिवाइन यूजुअली क्या होता है, इल्यूमिनेशन होती है उनको, डिविनिटी फ्लोज थ्रू देम। और कई बार कैसे होता है, वो एकदम से ब्लेस करते हैं एंड दोस ब्लेसिंग्स फ्लो। और कई बार वो ऐसे लाइंस या ऐसे ट्रूथ्स हमें बोल देते हैं जो कि ग्रेटर ट्रूथ्स है, जो कि उनके साथ उनकी बातों में फ्लो कर रहे होते हैं। और पहले के जमाने में, इन हिस्ट्री वी हैव रेड इट इन मेनी लिटरेचर्स, कि कैसे जो पहले के ऋषिज थे जब वो बोलते थे, दे कुड इवन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। एक तो ये होता था डिवाइन इल्यूमिनेशन में, दूसरा दे कुड स्पीक दोज इटर्नल ट्रूथ्स एंड दे वर इल्यूमाइंड बाय द डिवाइन पावर व्हिच फ्लोड थ्रू देम। ऐसे ही प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स वो होते हैं जो प्रोफेसीज करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना कि
जब देन दे आर गाइडिंग द पीपल, उनको प्रॉफिट्स बोला गया। बट आज की डेट में क्या है, बिकॉज प्रॉफिट्स और प्रीस्ट जो है, बिकॉज दे हैव टर्न्ड असाइड फॉर मनी, नेम, फेम, पावर, सो ऑल दीज थिंग्स, वो जो डिवाइन इल्यूमिनेशन आती थी, अब वो एक रैरिटी बन गई है। दिस इज व्हाट डॉक्टर एनी बेसेंट हैज रिटन इन द बुक, कि नाउ दिस हैज बिकम रेयर, कि अब हम उन प्रीस्ट और प्रॉफिट से इंस्पायर नहीं होते, या कई बार वो इटर्नल लाइफ से ट्रूथ, हम अपने डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते हैं, हम डिफरेंट मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पर कई बार हमें लगता है दैट समथिंग इज मिसिंग, यू नो, वी वेंट विद द बिलीफ और वी वेंट विद फेथ, बट वी कुड नॉट गेट बैक व्हाट वी वांटेड, येट वी डू गेट वाइब्रेशंस ऑफ गुड पीस। मगर जो प्रीस्ट और प्रॉफिट है, वो अब इतने इल्यूमाइंड नहीं है, या डिविनिटी जिस तरीके से पहले फ्लो करती थी इन द प्रीवियस इराज इन हिस्ट्री, वो अब कम हो गई है। सो इंस्पिरेशन एज अ थिंग इज अ टेम्पररी थिंग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इन कॉमन मैन। तो अब ये तो हो गया लेसर ग्रेड ऑफ एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की स्कीम चल रही है, हम लेसर ग्रेड पे खड़े हैं, हमने कॉमन मैन, प्रीस्ट और प्रॉफिट इसमें समझ लिया कि किस तरीके से इंस्पिरेशन या डिविनिटी ऊपर से फ्लो करती है, डिवाइन इंस्पिरेशन आती है, इल्यूमिनेशन इंस्पायर होते हैं। फिर आती है सेकेंड ग्रेट क्लास ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड दैट इज अवेश। अवेश में क्या होता है, एज पर द, हम जब जा रहे हैं हायर लेवल्स पे, रंग्स ऑफ लैडर पे, जब मैन चलना शुरू करता है, मतलब कि वो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो वो अपनी इनर बॉडीज, आउटर व्हीकल्स और अपनी स्पिरिट को प्योरीफाई कर रहा होता है। ही वॉन्ट्स टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, ही वॉन्ट्स टू अचीव यूनियन विद गॉड। तो वो इनिशिएट्स, डिसाइपल्स और इस तरीके के पाथ पे जो कि निवृत्ति मार्ग है, इस तरफ रीडायरेक्ट होते हैं। So they are becoming perfected beings, but they are not perfect right now. They are just moving towards that direction of perfection. So deity comes and permeates through them. Why? Because their vehicles are pure. Their spirit has become more devoted to higher God. And जो डिवोशन और लव जब हमारा हायर सेल्फ की तरफ, हायर बीइंग्स की तरफ बहुत ज्यादा आ जाता है और हमारी व्हीकल्स प्योरीफाई करनी शुरू करती हैं, तो डिविनिटी हमारे अंदर से और ज्यादा मैनिफेस्ट होती है। तो ये इनिशिएट्स में देखा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मास्टर्स एंड द पाथ में आता है, जहां हमें बताया गया है कि लॉर्ड मैत्रेय जब आए थे, तो मास्टर जीसस की बॉडी से आए थे। मास्टर जीसस जो थे, वो उनकी थर्ड इनिशिएशन हो चुकी थी, और जब थर्ड इनिशिएट वो थे और वो पैलेस्टीन में थे, लॉर्ड मैत्रेय जो थे, उन्होंने एज अवेश उनकी सारी जो व्हीकल्स है उनको परमिएट करके डिवाइन टीचिंग्स दी थी। और आफ्टर द डेथ ऑफ मास्टर जीसस, ऑफ कोर्स आफ्टर मेनी इयर्स, क्रिश्चियनिटी गॉट एस्टैब्लिश्ड एज अ रिलीजन। टीचिंग्स थी वो इतनी प्योर थी, इतनी डिवोशनल थी, they were of devotion to God, of how to surrender to God, what is the idea of service, that is what Christianity teaches. तो ये जो अवेश है, जो सेकेंड टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जैसे जैसे मैन अपग्रेड करता है अपने आप को, एवोल्यूशनरी स्कीम में आगे जाता है, तो अवेश वो आइडिया है या वो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है जहां पे देखा जाता है कि ईश्वर, क्योंकि लॉर्ड मैत्रेय भी परफेक्टेड बीइंग है, ही हैज he has left the cycle of rebirth, he has become God. तो और जब लॉर्ड मैत्रेय ने डिसेंड किया था, तो वो डिविनिटी है, डिवाइन पावर है, जिन्होंने डिसेंड किया मास्टर जीसस की बॉडी में, और कैसे इटर्नल ट्रूथ्स जो है वो कॉमन मैन को समझाए गए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेशा, कि जहां पे परमिएशन होता है। तो परमिएशन का क्या मतलब है? टू स्प्रेड थ्रू समथिंग, परमिएट और प्रेजेंट एवरीवेयर। इस तरीके से परमिएशन और परवेडिंग का मतलब हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यही लिखा है, दैट द मैन बिकम्स सो फुल ऑफ लव एंड सो मच ऑफ डिवोशन ही हैज टू गॉड, that God himself is able to permeate him with a portion of his influence, his own power, his own knowledge, and then he sends him forth into the world as a superhuman manifestation of himself. और हम जीसस को ही जीसस क्राइस्ट बोल के, जो हम कहते हैं एक्सोटेरिक टीचिंग्स जो जा रही हैं, वो जीसस क्राइस्ट के नाम से प्रोलिफरेट हो रही है,
in the Western world wherever Christianity is prevalent. So in the case of Avesha, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेट पोर्शन ऑफ लाइफ जो है डिविनिटी परमिएट करती है एंड इट स्टेज विद इन दैट लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि अर्थली प्लेन पे मैन एग्जिस्ट कर रहा है. मगर इंस्पिरेशन का क्या था, इंस्पिरेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी. सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि इंस्पिरेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. जब अवेश की लेवल पे हम आए, जो कि सेकंड ग्रेट क्लास ऑफ मैनिफेस्टेशन है, तो हम हायर में आए एंड इट स्टेज विद द मैन. और जो रूल बताया है डॉक्टर रानी बेसेंट ने, वो बताया है कि द लैटर पोर्शन ऑफ हिज लाइफ, यू नो, इट इज सेल्डम विड्रॉन, इट इज यूजुअली नॉट विड्रॉन. जो अवेश की क्वालिटी है, जो इन्फ्लुएंस है अवेश का, जो डिवाइन पावर एक बार आती है मैन में, इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और मे नॉट बी विड्रॉन. तो वो सेल्डम विड्रॉन का है. उन्होंने ये नहीं कहा कि विड्रॉ बिल्कुल नहीं होगी, या ये भी नहीं कहा कि एंड ऑफ द लाइफ मोमेंट तक रहेगी, जब तक वो जो मैन है, जो टीचिंग्स दे रहा है, उसकी डेथ नहीं होता. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. सो वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर व्हेन वी आर रीडिंग दिस बुक. तो अवेश वो कहती है इट इज अ वाइड टर्म. हम अवेश को सिर्फ एक छोटा सा प्रिंसिपल मान के ये नहीं चलते कि डिविनिटी आई, वो एक मैन में स्टैब्लिश हुई और अब तो वो परमानेंट ऐसे ही रह गए. कि मास्टर जीसस में जब लेट्स सपोज लॉर्ड मैत्रे आए होंगे, तो अब तो एंड ऑफ द टाइम पीरियड तक उनके साथ रहे होंगे. ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया. ऑफ कोर्स हिंट्स मिलेंगी, जब आप डिफरेंट बुक्स को स्टडी करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितने टाइम पीरियड के लिए कैसे डिविनिटी फ्लो करती है. सो शी सेज दैट अवेशा इज अ वेरी वाइड टर्म, और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. और अवेश की जो डिसेंट है, मतलब जो डिसेंट हो रहा है डिविनिटी का, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा. बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डिविनिटी है वो इतनी ओवरशैडो कर जाएगी पर्सनालिटी को, इस इंडिविजुअलिटी को, कि अब ये जो पर्सनालिटी है या ये जो इंडिविजुअलिटी है, दिस डज नॉट रिमेन एनीमोर. जो उन हायर इन्फ्लुएंसेस से पावर और नॉलेज फ्लो कर रही है, वो ही टीचिंग्स एज इट इज मैनकाइंड को दी जा रही है. हाउएवर अवेश को डॉक्टर रानी बेसेंट ने पार्शियल डिवाइन मैनिफेस्टेशन बताया है. सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि इट इज पार्शियल, it is divine in nature, and this kind of manifestation does occur. तो ये एक और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको हमें ध्यान से समझना है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स में जब हम डिफरेंट बुक्स में पढ़ते हैं और स्टोरीज के माध्यम से भी कई बार हमें बताया जाता है या एलिगरी के फॉर्म में बताया जाता है, तो हम जब पढ़ते हैं तो हम अवेश को अवेश की तरह देखें और उसको अवतार सडनली ना मान लें. हमारा जो डिक्शनरी मीनिंग है और अवेश एंड अवतार, वो क्लियर होना चाहिए. सो दिस इज हाउ अवेश हैपेंस. अवेश में वो कहती है ऑन द राइट साइड ऑफ द स्लाइड, द मैनिफेस्टेशन विल बी कलर्ड बाय द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वन over whom this overshadowing is made. You will be able to trace the thoughts of inspired teacher. जो टीचर है अब उन्हीं की डिविनिटी फ्लो कर रही है उस इंडिविजुअलिटी के थ्रू. सो मच इज द ओवरशैडोइंग, इतना ओवरशैडो कर गया. और जो भी नॉलेज है, जो भी मैन को दी जा सकती है, कॉमन मैन को दी जा सकती है, वो इस तरीके से अवेश के फॉर्म में जो है कॉमन मैन में प्रोलिफरेट होती है टीचिंग्स. तो इस तरीके से हिस्ट्री में डिफरेंट रिलीजन्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, डिफरेंट रेसेस आई, सब रेसेस आई, रूट रेसेस आई, और अलग अलग टाइम पे डिफरेंट फॉर्म्स में डिविनिटी ने मैनिफेस्ट किया इन द लोअर वर्ल्ड्स, इन द फिजिकल प्लेन ऑफ मैनिफेस्टेशन, और ह्यूमन बींग्स को टीचिंग्स दी गई. तो ये आया कॉन्सेप्ट ऑफ अवेशा. अब वो आगे चलती हैं अगेन इन द बुक, and then she says, of all the manifestations of the supreme, now we are going to dare to study the holiest of the holiest, those manifestations of God in the world, in which he himself is going to show his divinity. He will come down as divine, coming to help the world that he has made, shining forth in his essential nature. And this form is only a veil. जो उन्होंने फॉर्म लिया है अवतार में, जो भी व्हीकल वो धारण करते हैं फिजिकल प्लेन पे, वो सिर्फ एक थिन फिल्म है विच इज वेलिंग, कवरिंग द डिविनिटी फ्रॉम आवर आईज. सो मच इज नाउ द मतलब जो अवतार है उसका जो डिसेंट है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है, वो इतना और ज्यादा डिविनिटी जो है लोअर प्लेन्स में देखी जाती है. अब जब मैं हिंदी के डिक्शनरी मीनिंग पे गई, गूगल सर्च किया, तो अवतार का मीनिंग निकल के आया कि अवतार का अर्थ है अवतरण और उतरना.
जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि किसी देवता या दिव्य जो शक्ति है वो पृथ्वी पर मनुष्य या पशु के शरीर में रूप को धारण करती है। तो शरीर का रूप लेती है, शरीर किसी और का शरीर नहीं लेती, किसी शरीर का रूप धारण करती है, वो एक फॉर्म लेती है। और इसमें इंग्लिश में डॉक्टर एनी बेसेंट ने खुद लिखा है, अब इन अवतार देयर इज जस्ट वन वर्ड फॉर अवतार, देयर इज अ डिसेंट फ्रॉम अबव, फ्रॉम ईश्वरा टू मैन और एनिमल. So then she writes, how shall then we venture to approach it? How shall we dare to study? She says, जब divinity in itself, जो divine power है, जब नीचे अवतरित होती है, डिसेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ अ मैन और इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल, तो कितनी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए. इफ वी वर टू इवन सी इट फॉर वंस, अगर हमारी लाइफ टाइम में ये पॉसिबल होता और हम देख पाते कि डिविनिटी को to shine forth, that divine nature is shining forth and is right in front of our eyes. If we were to just even see it, then how much love, humbleness of our heart we should have. इतनी ही रेवरेंस, इतनी ही पेशेंस और इतनी ही ह्यूमिलिटी ऑफ हार्ट से अब हम इस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अवतार क्या है, अवतार का मीनिंग क्या है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट्स रेवलेशन. क्यों रिवील करा, अवतार आते क्यों हैं, what is their source, and why does divinity need to descend into a man or an animal. तो वो ये सारे जो है आगे के जो लेक्चर्स जैसे जैसे चलते हैं डॉक्टर एनी बेसेंट हमें क्लियर करती है. बट शी सेज, अब जब फेथ की बात होती है, बिकॉज प्रीवियस स्लाइड में जब मैंने बोला तो प्योर फेथ आती है, बट दैट फेथ शुड नॉट बी ब्लाइंडेड without reasoning. So she says your reason is very important. You should look at it with a scientific eyes, scientific bent of mind. So what is the science behind the avatars? ये हमारी अपनी ही inner discrimination से हमें देखना पड़ेगा. So we should not just accept it as a blind faith just because somebody has written it, but we should also chew upon the idea कि अवतार है क्या और वो अवतरित होते क्यों हैं, उनका कारण क्या है डिसेंड करने का into the physical plane of manifestation. So here she says the truth, जो भी truths होते हैं ना, divine truths, वो हमारे अंदर रिंग करते हैं बेल, हमारे हार्ट्स के अंदर बेल रिंग करते हैं, हमारे माइंड को इल्यूमिनेट करते हैं. और जब तक वो हमारे माइंड को कोई आइडिया इल्यूमिनेट नहीं करेगा तब तक वो हमारे लिए ट्रूथ नहीं होगा. सो फॉर सम पीपल द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन, द बेसिस बिहाइंड द रिलीजन, and the reason why religions were established and what are the truths that the religions are trying to teach, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें अपने बायसेस और प्रेजुडिसेस को हटाकर रिलीजियस आइडियाज को स्टडी करना चाहिए और अपनी स्क्रिप्चर्स को भी समझना चाहिए. So unless our heart opens out, to receive the divine teachings and we are not ready for it, तो हमारे लिए वो जो truths even though लिखे गए हो किसी भी किताब में, वो हमारे लिए सच नहीं होंगे. अब वो बताती हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार्स इन आवर सोलर सिस्टम. तो जब वो शब्द इस्तेमाल करती है कल्प और फिर वो इस्तेमाल करती है ईश्वरा ऑफ आवर सिस्टम, ईश्वर ऑफ द यूनिवर्स, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स. वो अपने आप जैसे देखेंगे पहले फर्स्ट जब पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं ना तो कई बार लगता है यूनिवर्स का मतलब है ओ शी इज टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स, the whole of the cosmos. She is not talking about the whole of the cosmos because when we go further in the paragraphs, as I read through this book, तो मुझे ये समझ में आया कि she is saying कि ईश्वरा ऑफ आवर सोलर सिस्टम, बिकॉज शी सेज जब तक हम अपने ईश्वर को जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को बनाया, अगर हम उसी बेसिक आइडिया को नहीं समझ पाएंगे तो हम बड़े से कॉस्मोस को कैसे समझ पाएंगे. सो शी सेज दैट कॉस्मोस इज आवर सोलर सिस्टम. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार्स इन आवर सोलर सिस्टम. और हम सिर्फ अर्थ को जानते हैं तो हम अपनी अर्थ की मैनिफेस्टेशन को देखेंगे कि हमारा प्लैनेट अर्थ है और एटलीस्ट उस पर तो समझे. ऑल्दो आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देती हूँ. हमारे सोलर सिस्टम में 10 स्कीम्स ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड यू कैन सी 10 स्कीम्स ऑफ एवोल्यूशन चलती हैं और जो नीचे की स्लाइड बनी हुई है उसमें जो है 7 चेन्स बनी हुई है. तो ये अर्थ स्कीम ऑफ एवोल्यूशन चल रही है और अर्थ स्कीम ऑफ एवोल्यूशन सिर्फ एक प्लैनेट पे नहीं होती है, इसकी प्रॉपर 7 चेन्स है.
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर आपको इसके आइडियाज को और समझना हो कि व्हाट इज अ चेन, व्हाट इज अ राउंड, हाउ डज द सोलर सिस्टम वर्क थ्रू, तो हमारे दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन में ही डॉक्टर राजीव गुप्ता ने लेक्चर्स लिए हुए सोलर सिस्टम पे, वो आप समझ सकते हैं और उस पर भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं उसकी डीपर स्टडी नहीं करूंगी। तो हम ये लेते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में हमें समझाया गया है, इन एवरी बुक ऑफ रिलीजन दैट यू विल स्टडी, यू विल कम अक्रॉस दोज डिवाइन मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ स्पेशल काइंड हु विल कम फ्रॉम टाइम टू टाइम एज देयर नीड अराइजेस एंड देन दे विल अपीयर। वो कहती है जब नीड अराइज होती है देन स्पेशल मैनिफेस्टेशंस अपीयर और स्पेशल अवतार्स आते हैं। और वो कहती है स्पेशल अवतार्स कॉस्मोस के भी आते हैं, मतलब डिफरेंट चेन्स में भी आते हैं, एंड इन ह्यूमन रेसेस भी आते हैं। तो वो कहती है सिर्फ अगर हम अपने अर्थ को जहां अभी हम बैठे हैं तो सिर्फ ह्यूमन रेसेस में नहीं डिसेंड होते, मगर जो चेन्स, जो आपने ये अर्थ चेन ऑफ एवोल्यूशन चल रहा है, जो अर्थ स्कीम ऑफ एवोल्यूशन है, इसमें ये जो डिफरेंट चेन्स बनी है, इसमें जब कॉस्मिक एवोल्यूशन हो रहा होता है उस टाइम पे भी अवतार्स डिसेंड। तो ये एक आइडिया वो हमें अगेन एक आइडिया देती है। सो अवतार, द कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार कम्स, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि अवतार कॉस्मोस में आते हैं और ह्यूमन रेसेस में आते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड। थर्डली, जब वो मैनिफेस्ट होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही विल डिसेंड आइदर एज अ मैन और इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल। ये तीसरा पॉइंट, ये हमने अभी कवर किया। अब वो कहती है कि ये जो स्पेशल मैनिफेस्टेशन होती है ये ना मार्क्ड होती है इन द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन हिज कॉस्मोस। व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? शी सेज जब सोलर सिस्टम बना और एक नियमित हुआ, तो उस टाइम पे एक प्लान ऑफ एवोल्यूशन बना। जैसे कि आज आप अपना घर बनाओगे तो आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे, उसके पास पूरा प्लान होगा कि घर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाउ विल द मैप बी मेड। तो आपके पास पूरा मैप होना चाहिए ना, तभी तो घर टूट के बनेगा। सिमिलरली सोलर लोगोस जो है या हमारे जो ईश्वर है हमारे सोलर सिस्टम के, उन्होंने जब प्लान ऑफ एवोल्यूशन बनाया कि मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करना है, तो उनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कुछ तो डिफाइंड जगह है ना, कि उन्होंने एक प्लान बना रखा है कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरी सृष्टि में एवोल्यूशन ऐसे प्रोसीड करे थ्रू लॉज, थ्रू नेचुरल लॉज। तो जब ईश्वरा को मैनिफेस्ट करना है, उन्हें ये पता है कि फ्रॉम दैट यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन स्पेशल जो उन्होंने मैनिफेस्ट करना है या डिसेंड करना है, तो वो खुद उनका मार्क्ड है कि वो किस टाइम पीरियड में होगा। So it is not that it is a blind study. It is actually that the intelligence of the solar system is such कि ईश्वरा ने भी डिफाइन करके रखा है। अगर हम ही अपनी प्लानिंग घर की करते हैं एक दिन की, तो डेफिनेटली ईश्वरा ने भी तो अपने सोलर सिस्टम की कुछ तो प्लानिंग करके रखी है। सो ही नाउ, अब ईश्वर जब बनाते हैं तो हमें ये पता है सोलर सिस्टम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन एस्पेक्ट्स है, ट्रिनिटी है। ब्रह्मा जो होते हैं वो मैटर को क्रिएट करते हैं, जो सारे सेवन प्लेन्स का मैटर हम थियोसॉफिकल लिटरेचर से जानते हैं वो क्रिएट होता है। उसके बाद जो विष्णु एस्पेक्ट है, विष्णु एस्पेक्ट लाइफ देता है उस मैटर में और फॉर्म्स क्रिएट करता है, और वो जो फॉर्म्स को जो बाइंडिंग चाहिए till the time the form is existing, it is because of the Vishnu aspect. That is very important. तो वो ये कहती है that is why from the lowest creature that is crawling the earth, ईश्वरा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब कण कण में भगवान है। तो ये स्पेशल मैनिफेस्टेशंस आती हैं। अब वो एक नया जो अवतार्स का जो एक और कॉन्क्रीट आइडिया है हमें छोटा सा, वो बताती हैं। वो कहती है अवतार आर द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ एवोल्यूशन थ्रू कल्पास, मीनिंग चेन्स। This is the science of evolution which we have to understand. So she says fundamentally an avatar is the result of evolution, and in his past kalpas he was present. Not just, he just did not become an avatar like that. He climbed up slowly the ladder of evolution. First he went into the mineral kingdom, from mineral kingdom he went into the plant kingdom, from plant he went into the animal kingdom, then he became a जीवन मुक्ता. जीवन मुक्ता वो है जिन्होंने अब reincarnate नहीं करना, they have come out from the cycle of birth and death. लेकिन जीवन मुक्त की स्टेज के बाद भी हायर एंड हायर हायरार्कीज आती है, और इन माइटी हायरार्कीज से जब ऊपर गए, लिबरेट हुए, देन liberating themselves from the bonds of humanity, he climbed at last and reached where जो separated self था, जो spirit थी, वो उसकी लिमिटेशन को भी क्रॉस कर गए। जो सेपरेटेड ईगो था
उस सेपरेशन से भी दूर हुए, एंड द यूनियन विद द ईश्वर ऑफ द सोलर सिस्टम इज नाउ expanded. So she says, he has cast off not only the limits of the separated ego, not only burst as under the limitation of the separated self, but has entered Ishvara himself, Ishvara of the solar system, and expanded himself into the all consciousness of God. तो ये वो कॉन्शियसनेस है, अवतार वो कॉन्शियसनेस है जिन्होंने मर्ज किया है अपने आप को डिविनिटी के साथ, ईश्वर ऑफ द सोलर सिस्टम के साथ, और उनकी कॉन्शियसनेस जो है वन हो चुकी है, वन इन एसेंस विद दैट इटर्नल लाइफ, वेयर ही इज रिटेनिंग हिज सेंटर. ऐसा नहीं है कि मर्जिंग के बाद जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो जाती है, वो कॉन्शियसनेस तो रहती है, लेकिन that center only remains with life of the Ishvara. But the circumference, what is the circumference? The vehicles are no more there. And during the stages when this man was climbing up the long ladder of evolution, जो कल्पा आफ्टर कल्पा उन्होंने असेंड किया है टू बिकम द फ्यूचर अवतार, तो ये फ्यूचर अवतार की मार्किंग कैसे होती है? How is it established that the man will become an avatar in the future? तो वो ये एक्सप्लेन करती हैं. अगर कहीं पर भी स्लाइड में मैं जल्दी चल रही हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, और मैंने या फिर एक्सप्लेन ना किया हो तो. सो अब इसमें वो कहती है दो चीजें होती है जो मार्क करती है हु इन द ह्यूमन बीइंग्स विल बिकम द फ्यूचर अवतार्स. द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज हिज एब्सोल्यूट भक्ति, हिज डिवोशन टू द सुप्रीम. और ये भक्ति अगेन ब्लाइंड फेथ नहीं है, इट इज डिवोशन वेडेड विद ज्ञाना. तो जब ज्ञान या नॉलेज इज वेडेड विद भक्ति, दैट इज हाउ द man ascends into higher life and reaches and merges with the Ishvara of the solar system. तो लॉर्ड कृष्णा ने ही खुद एब्सोल्यूट भक्ति और एब्सोल्यूट लव के बारे में जब एक्सप्लेन किया, तो चैप्टर 7 ऑफ द भगवद गीता में वर्स 23 में वो अर्जुन को बोलते हैं कि men of little intelligence go and get good fruits of whatever their karmas they have generated through them. The people who are worshippers of the devas go to the devas, but my devotees come to me. So Shri Krishna himself mentions in the Bhagavad Gita how the man enters into my being, into the, how does man enter into the or merge into the all consciousness of that divinity, of that Ishvara of the solar system. अब वो कहती है कि ये डिवोशन क्यों जरूरी है? ये डिवोशन एंड लव वेडेड विद ज्ञाना इसलिए जरूरी है बिकॉज द मैन हु हैज टू मर्ज हिज सेंटर विद द सेंटर ऑफ द ईश्वर ऑफ द सिस्टम, देयर शुड बी नो सेपरेशन देयर. जो यूनिटी होती है वो इतनी कंप्लीट होनी चाहिए दैट दैट यूनिटी जहां पर सेंटर रिटेन हो रहा है लेकिन ईश्वरा की ही डिविनिटी उसके अंदर है, दैट पर्सन विद सुप्रीम नॉलेज, सुप्रीम पावर्स ऑफ डिविनिटी उसमें मैनिफेस्ट हो सकती हैं. एंड दिस इज द पर्सन हु बिकम्स इन द फ्यूचर एज अवतार. And then with that center retained, which is the center aligned or joined with the eternal life, जब वो descend करता है as an avatar, he can take up form after form, and he will not limit himself to any form, because now that center of divinity can take up any form that he likes, because all the forms are only the manifestations of the Ishvara. जो ईश्वरा के विष्णु aspect है, उन्होंने ही forms को life देनी है और उन्होंने ही फॉर्म्स को होल्ड करके रखना है, और वो फॉर्म तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें विष्णु एस्पेक्ट की लाइफ चल रही होती है. सो दिस इज हाउ शी इज ट्राइंग टू मर्ज द टू आइडियाज टू एक्सप्लेन हाउ लॉर्ड कृष्णा हैज एक्सप्लेन्ड इट इन भगवद गीता. व्हाट इज द फर्स्ट मार्क ऑफ somebody as a human being who's being marked कि वो फ्यूचर में अवतार बनेगा. सो दिस इज हिज मार्किंग. नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग? The second thing she says is कि अगर जो फ्यूचर अवतार बनेगा उसका सेकंड जो मार्क है वो क्या है? जो सेकंड मार्क वो है दैट इज लव फॉर एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, मूविंग एंड अनमूविंग इन द यूनिवर्स ऑफ गॉड. So love not just for humanity, she says that is very little, because Ishvara of the solar system has his life perforated and permeated everywhere. Ishvara is everywhere. कण कण में भगवान है, God is everywhere. So जिसने इस मैनिफेस्टेशन को बनाया, जिसने 7 प्लेन्स में मैटर को क्रिएट किया और उसमें लाइफ को इन्फ्यूज करा, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वरा से डिप्लीटेड है? ऐसी कोई भी सेल भी नहीं है हमारी बॉडी का विच इज डिप्लीटेड ऑफ द एनर्जी ऑफ ईश्वरा.
सो इन द सेम मैनर जो फ्यूचर अवतार बनता है, he has to have the flame of love in his heart, not just for humanity but for everything that is existing, moving and unmoving in the universe of God. And ये सेम चीज अगेन लॉर्ड श्री कृष्णा अर्जुन को बताते हैं, and whatsoever is the seed of all beings, that also am I, O Arjuna. There is no being, whether moving or unmoving, that can exist without me. So he himself is explaining कि अर्जुन को कि कैसे जो ईश्वरा की एनर्जी फ्लो कर रही है इन दिस इनएग्जॉस्टिबल लाइफ दैट इज आवर सोलर सिस्टम. तो ये दो मार्किंग्स हैं. सो नाउ वी नो द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन who is to become the special manifestation of God, who can come as an avatar, either as a special manifestation or the Purna avatar. So first thing is bhakti, love to the one in whom he has to merge, and secondly, love to those whose very life is the life of God. Only as these come forth in the man is he on the path that leads him in the future to be in the future universes, in the future kalpas, as an avatar who is going to come as God to man. तो फ्यूचर कल्पास में वो मैन जो मतलब जो मैन असेंड करके गया है, नाउ हिज जर्नी ऑफ डिसेंड कम्स एज एन अवतार. तो अब हमें अवेश और अवतार के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस को समझ लेते हैं. अवेश जो था वहां पर परमिएशन थी, डिविनिटी ने मैनिफेस्ट तो किया था पर पूरी तरह डिवाइन एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही थी, बिकॉज जिस मैन के अंदर से एनर्जी जा रही थी वहां पार्शियल डिवाइन मैनिफेस्टेशन थी. एक इंटरमीडियरी है इन बिटवीन. द इंटरमीडियरी इज दैट इनिशिएटेड डिसाइपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दैट बीइंग और दैट एंटिटी जिसके थ्रू डिवाइन पावर फ्लो करेगी, परमिएट करेगी, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस रहेगा वो पार्शियल रहेगा, क्योंकि जिस पर्सनालिटी के थ्रू वो फ्लो कर रही है वो एनर्जी, उसकी अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है. उसके अंदर कंप्लीशन किसका नहीं हुआ है? परफेक्शन का. परफेक्टेड बीइंग वो अभी नहीं बना है. तो इसीलिए डिवाइन जो मैनिफेस्टेशन उतर के आ रही है अवेश में, वो फिजिकल प्लेन पे ही आ रही है, हमारे इस भौतिक संसार में ही आ रही है, लेकिन पार्शियली आ रही है और कुछ टाइम पीरियड के लिए आ रही है. लेकिन अवतार में क्या है? अवतार में है लिटरल मीनिंग इज डिसेंड, दैट द ईश्वरा हिमसेल्फ, हिज डिवाइन फॉर्म डिसेंड्स डाउन ऑन अर्थ. अब इसके आगे वो चलती है और वो बताती है कि जो ऊपर मैंने लिखा है लेफ्ट साइड पे पार्शियल डिवाइन मैनिफेस्टेशन, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया अवेश का. तो हमें इसका एक आइडिया मिल गया कि दिस इज द आइडिया कि पार्शियल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को अवेश बोलते हैं. नाउ वी कम टू अवतार. अवतार दो तरीके के होते हैं, स्पेशल अवतार्स एंड पूर्ण अवतार्स. स्पेशल अवतार्स वो अवतार्स है जिसमें डिविनिटी आ रही है इन सर्टेन टाइप्स, इन सर्टेन फेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अगेन कॉस्मोस और मेन. मतलब ऐसा डिफाइन नहीं है. स्पेशल अवतार्स विल डिसेंड इन मैन ऑल्सो एंड इन द कॉस्मोस इन द एनिमल फॉर्म ऑल्सो. तो ये तो स्पेशल अवतार्स आते हैं. तो जो सारे अवतार्स अवतरित हुए उसमें अगेन एक इंटरमीडियरी वो बाद में जाके बताती है कौन होगा जिसकी वजह से पार्शियल जो सॉरी अवतार आएगा वो स्पेशल अवतार बोलेंगे. लेकिन एक कॉन्सेप्ट है पूर्ण अवतार का. पूर्ण अवतार मतलब पूरी तरीके से खुद से डिसेंड हुआ और इसमें बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं आ रहा है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण अवतार. सो पूर्ण अवतार जो आते हैं वो तो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लाइफ खुद डिसेंड करके आते हैं. और जो स्पेशल पार्शियल अवतार्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द एवोल्यूशन ऑफ सर्टेन types of whatever the new species has to come, where the evolutionary scheme is going on, and the mighty intelligences, see, they are also divine beings. So mighty intelligences are coming forth down into the physical plane. तो अब इसके reasons बताए, why does the avatar descend? So she says that there are human needs, there are cosmic necessities. और क्या होता है, जो great wheel of evolution चल रहा है, and when there is a round, there is a turn of events which is going to take place, then new forms have to come और new life has to come. तो वहां पे ईश्वरा ने खुद से प्लानिंग करके रखी हुई है इन द एवोल्यूशनरी स्कीम कि अवतार्स कब कब इनिशिएट करेंगे अपने कॉस्मोस में उस टर्निंग व्हील को, उस जो व्हील को जो टर्न कर रहे हैं. तो उनको अब कौन सी एम्बॉडी करना है, कौन सी न्यू मतलब बॉडीज को लेके आना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, ये उनका ऑब्जेक्ट ऑफ कमिंग है.
तो ये तो एक बिल्कुल सुपरफिशियल उन्होंने पेंट करके हमें दे दिया कि दीज आर द रीजंस, बट दीज आर वेरी सुपरफिशियल रीजंस. एज वी गो बिलो इन द लेक्चर्स वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट प्लेसेस जहां पे वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रही है कि कौन सा अवतार कब डिसेंड हुआ और कौन सा टर्निंग पॉइंट था. वो टर्निंग पॉइंट जो है ना, व्हील जो एग्जैक्ट टर्निंग हुई, व्हाई द अवतार वाज नीडेड, उन्होंने वो आगे एक्सप्लेन किया है. तो इसलिए मैंने उसको अभी कवर नहीं किया. अब जब हम लॉर्ड श्री कृष्ण की बात करते हैं तो वो कहती है कि लॉर्ड श्री कृष्ण ने अपने लिए, जब ह्यूमन मैनिफेस्टेशन में हम बोलते हैं लॉर्ड श्री कृष्ण वॉज पूर्ण अवतार, तो जब पूर्ण अवतार आए और उन्होंने मैन की बॉडी का या मैन का फॉर्म लिया, तो उन्होंने खुद अर्जुन को समझाया कि अवतार डिसेंड क्यों करता है. तो उन्होंने बोला कि उन्होंने खुद, ये संस्कृत का श्लोक है जो कि दिया गया है भगवत गीता में, जहां वो बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे. तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोलते हैं जब धर्म को इस्टेब्लिश करने का टाइम आया, जब लॉलेसनेस इज बीन प्रिवेलिंग, अधर्म इस्टेब्लिश हो गया एंड इतनी लॉलेसनेस है कि I myself, he says, I myself have to come forth for the protection of good, for the protection of the dharma, for the destruction of the evil, and to establish firmly the dharma. I am born from age to age, युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ. तो उन्होंने एक हिंट दी, कौन सी? युगे युगे की. तो हम जानते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. तो इस तरीके से जब द्वापर युग चल रहा था, द्वापर युग के एंड में लॉर्ड श्री कृष्ण आए पूर्ण अवतार बन के. लेकिन जब हम त्रेता युग की बात करते हैं तो लॉर्ड श्री राम की हम बात करते हैं. हमारी रिलीजियस टेक्स्ट लॉर्ड श्री राम के बारे में बताती है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है अगेन डॉक्टर रानी बेसेंट आगे जाके हमें बताती है. बट दिस इज द रीजन व्हाई ही इज डिसेंडिंग एज एन अवतार, that Lord Shri Krishna himself is telling Arjuna that why he has descended in the human races. और वो कब टर्निंग पॉइंट आया, युग से जब नया युग आ रहा होता है तब उनकी स्पेशल मैनिफेस्टेशन आती है, पूर्ण अवतार वो तब आए. और लॉर्ड श्री कृष्णा अगेन एक और वो फिर आगे पैराग्राफ्स में बोलती है कि लॉर्ड श्री कृष्णा ने कहीं पर भी भगवत गीता में ये नहीं बोला कि मैंने जो है मिनरल फॉर्म लिया, प्लांट फॉर्म लिया, एनिमल फॉर्म लिया, लेकिन वो खुद डिक्लेयर करते हैं कि मैंने बहुत सारे जन्म लिए, बहुनी जन्मी. उन्होंने खुद ये बात अर्जुन को बोली. वो यहाँ पे मैंने श्लोक लिखा है भगवत गीता का, चैप्टर 4 वर्स 5, वेयर द सुप्रीम लॉर्ड सेज, both you and I have had many births, O Arjuna. You have forgotten them, while I remember them all. तो लॉर्ड कृष्णा सेज कि मुझे अपने सारे बर्थ याद है, क्योंकि जो कल्प आफ्टर कल्प उन्होंने असेंड किया है इनटू द लॉ ऑफ एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से वो आगे बढ़े. ही रिमेंबर्स देम ऑल बिकॉज नाउ ही इज एन अवतार, ही हैज मर्ज्ड विद द सुप्रीम, एंड नाउ हिज वर्क of reaching to the center of the Ishvara, that has been completed. तो वो बताते कि मुझे सब याद है बट तुम्हें नहीं याद है. तो ये हमें हिंट मिलता है इस संस्कृत के श्लोक से. तो भगवत गीता में बहुत सारी ऑकल्ट टीचिंग्स हैं, तो जो संस्कृत के श्लोक है हमें समझने हैं उसके डीपर मीनिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस. तो डॉक्टर रानी बेसेंट ने ये छोटी छोटी हिंट्स ना इन छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हमें दिए और फिर हमें बोला है कि गो रिफ्लेक्ट ऑन दैट संस्कृत श्लोका एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट श्लोक कि एम आई सेइंग द राइट थिंग. So she's asking us, she's provoking us and inspiring us to read Bhagavad Gita and understand कि जो श्लोक उन्होंने उठाया है क्या वो ये मीनिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है. देन उसके बाद आगे वो बताती है कि श्रीमद् भगवतम में तो बहुत सारे अवतार है, मोर देन 24 अवतार्स आर देयर ऑफ लॉर्ड विष्णु, मगर हम 10 मेन अवतार्स की बात करते हैं. तो वो कहती है इस लेक्चर में कि मैं सारे अवतार्स तो आपको 24 नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट अवतार्स है जो टर्निंग व्हील की होगी वहां वो छोटे छोटे अवतार्स में बता दूंगी. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, एंड सिंस विष्णु एज एन अवतार हम जानते हैं कि विष्णु की एनर्जीज या विष्णु एस्पेक्ट डिसेंड करता है एज एन अवतार, तो हम जानते हैं कि जब वो शेप्स लेता है तो उन्होंने मोहिनी की भी शेप ली, वेद व्यास की भी शेप ली, कपिला मुनि की भी शेप ली. तो डिफरेंट फॉर्म्स में अवतार्स आए हैं और डिसेंड किए हैं. सो अवतार्स आर usually considered 10 in the Srimad Bhagavatam, but there are more than 24. तो वो सारे करेक्ट है. नेक्स्ट शी कम्स इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण अवतार. पूर्ण अवतार का क्या मतलब है वो बताती है. पूर्ण अवतार मीन्स अ फुल अवतार.
फुल का मतलब है पूर्ण, कंप्लीट। तो पूर्ण अवतार या कंप्लीट अवतार में वो इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ। सो शी सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पूर्ण अवतार एंड इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी की हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी कैन नॉट बी बाउंड इन अ स्मॉल फॉर्म। जो इन्फिनिटी है, क्या आप उसको बांध सकते हो एक छोटे से फॉर्म में? नहीं। दैट इज व्हाई इट इज इनफाइनाइट, इट इज इलिमिटेबल, इट हैज नो लिमिट्स। लेकिन पूर्ण अवतार इज अ कंप्लीट अवतार, मतलब कि as is possible for manifestation, the avatar who has descended could take complete qualities of the divinity, the ईश्वर ऑफ द सोलर लोगोस की जितनी भी इनहेरेंट क्वालिटीज है, मैनिफेस्टेशंस है, वो जितनी भी उस स्मॉल फॉर्म या वेल में उतर की आई है, उतनी डिविनिटी रिफ्लेक्ट होती है इन द physical plane of existence. So this is what she is trying to make us understand between a पूर्ण अवतार and infinite cosmos. जब हम यूनिवर्सेस की बात करते हैं तो वहां पे इन्फिनिटी की बात हो रही है, पर यहाँ पर सिर्फ हम पूर्ण अवतार की बात करें। दैट इज अ कॉन्सेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो पूर्ण अवतार है, ये कहते हैं बाय हिज ओन विल, बाय योगा और अदरवाइज, ही कैन ट्रांसेंड आल्सो द लिमिट्स ऑफ हिज फॉर्म एंड देन he can shine forth as the lord of the universe. तो क्योंकि डिविनिटी इतनी फॉर्म में इतनी वेल्ड है कि जब वो चाहे एट योगा और एट विल he can move away that form and show his complete picture, show his supreme brahman aspect. और यही हमने देखा कि भगवत गीता में जब लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को अपना डिवाइन रूप दिखाते हैं, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, ये 3 बार हुआ है। तो 3 बार कब हुआ है? लॉर्ड श्री कृष्णा ने अपना डिवाइन फॉर्म, ईश्वरा फॉर्म दिखाया था जब वो गए थे धृतराष्ट्र के कोर्ट में, हस्तिनापुर में गए थे और पांडवों की साइड से गए थे कि फॉर पीस। तो जब वो गए तो वहां पे दुर्योधन जो था उन्हें चेन्स में बांधना चाहता था, कि दुर्योधन ने बोला कि ये तो शांति दूत आया है, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, और ये जो मांग रहा है पांडवों को तो मैं कुछ देना नहीं चाहता। वी ऑल नो थ्रू द पॉपुलर स्टोरी कि दुर्योधन जो है वो कंप्लीटली अगेंस्ट पांडवास था, और वो उनको अपने भाइयों को कुछ नहीं देना चाहता था, इवन 5 गांव नहीं देना चाहता था। एंड इन दी एंड ही सेड कि मैं तो सुई जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दिस इज व्हाट द पॉपुलर स्टोरी इज। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द पॉपुलर स्टोरी। तो इसमें जब उसके बाद क्या आया, उसने बोला कि कृष्ण को मैं बांध के प्रिजन हाउस में भेज देता हूँ, तो वो अपने सैनिकों को बुलाता है कि आओ और इनको बांध के ले जाओ यहाँ से। बट कैन द सुप्रीम बी होल्डेड विद इन वन फॉर्म? तो इमेजिन द कर्मा दैट दुर्योधन वुड हैव क्रिएटेड by binding divinity, by binding the divinity and sending him into the prison house. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। एंड लॉर्ड श्री कृष्णा न्यू कि जो कर्म अब जो क्रिएट करेगा दुर्योधन, तो उसके रेपरकशंस जब आएंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू फेस देम। सो द सुप्रीम जो बीइंग थे लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने अपना सुप्रीम फॉर्म विराट रूप दिखाया था by in that court of धृतराष्ट्र। ये तो हुआ था फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम हुआ था जब कुरुक्षेत्र की वॉर हो रही थी और अर्जुन को, अपने बिलवेड डिसाइपल को, उन्होंने अपना फॉर्म दिखाया था, डिवाइन फॉर्म दिखाया था। और एक तीसरी स्टोरी आती है कि जब महाभारत की वॉर ओवर हो गई थी और वापस द्वारका जा रहे थे लॉर्ड कृष्णा, तो वो उतांक ऋषि से मिलते हैं, ही इज अ सेज। एंड सेज ने मिसअंडरस्टैंडिंग में लॉर्ड कृष्णा को कर्स करना चाहा, जब उनको पता लगा ना वॉर हुई है और सब कुछ खड़बड़ गड़बड़ हो गया एंड काफी डेथ्स हुई हैं। सो उतांग गॉट एनरेज्ड एंड ही वांटेड टू कर्स कृष्णा, एंड कृष्णा अगेन न्यू कि if he cursed me, what will be the repercussions of the karma that this sage who is so pure is going to generate. It is like throwing a tiny pebble against a rock of immemorial ages. And at that time Lord Krishna at will removed his form and showed his supreme aspect of divinity और वैष्णवा फॉर्म टू सेजुतांग। तो ये 3 चीजें हैं, 3 प्लेसेस है जहां पे लॉर्ड कृष्ण अपना डिवाइन फॉर्म बताते हैं। सो दिस इज द मार्क ऑफ द पूर्ण अवतार। द पूर्ण अवतार का कॉन्सेप्ट है कि हाउ, व्हाट इज द मार्किंग ऑफ अ पूर्ण अवतार फ्रॉम अ स्पेशल अवतार। स्पेशल अवतार ने अपनी मार्किंग इस तरीके से नहीं दिखाई कि उन्होंने अपना सुप्रीम फॉर्म या ब्राह्मण वाला जो फॉर्म है वो दिखाया हो, मगर जो पूर्ण अवतार है उन्होंने एट विल अपने ह्यूमन फॉर्म को कास्ट असाइड किया एंड जो ईश्वरा रूप है या माइटी रूप है, विराट रूप है, वैष्णवी रूप है, वो दिखाया। सर इट्स गोइंग टू बी 6:30 नाउ। मेरी अब स्लाइड्स ऑलमोस्ट खत्म है, 2 more slides to go. Is it okay if I हाँ continue? हाँ, कर लो कर लो कर लो, गुड, यस फिनिश, यस यस फिनिश। ठीक है सर। तो अब सिर्फ एक डिफरेंसेस है
अब हमने लेसर ग्रेड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट से हम ऊपर को चले, हमने इंस्पिरेशन को समझा जो कि पार्शियल थिंग था, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। फिर हम अवेश पे गए, जैसे जैसे लॉ ऑफ एवोल्यूशन प्रोसीड कर रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज हमारे लिए न्यू अनवेल कर रही हैं डॉक्टर रानी बेसेंट। तो उन्होंने अवेश का कॉन्सेप्ट हमें समझाया, जहां पे मैं बता चुकी हूँ, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन इट फर्दर। और उसके बाद उन्होंने अवतार का कॉन्सेप्ट बताया। अवतार के कॉन्सेप्ट में उन्होंने 2 अवतार बताए, एक तो स्पेशल अवतार बताए जिन्होंने अपना विराट रूप नहीं दिखाया मगर divinity descended through them, which she explains in the further lectures. एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट बताया कि पूर्ण अवतार की क्या मार्किंग होती है, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि फ्रॉम द ह्यूमैनिटी हाउ इज द फ्यूचर अवतार मान। सो फंडामेंटली अवतार इज द कॉन्सेप्ट वेयर ही हैज moved through the ladder of evolution through various kalpas and is ready to become avatar in some other future kalpa. तो ये अवतार का यहाँ पे फर्स्ट जो लेक्चर है डॉक्टर एनी बेसेंट का, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। जो नेक्स्ट 3 लेक्चर्स, इफ यू आर इंस्पायर्ड एंड इफ यू कैन गो थ्रू दैट बुक, तो आगे के जब 3 लेक्चर्स आएंगे ना, आप उन लोग उनको ध्यान से पढ़ना, because these are the questions which will be answered for you, which I am not going to answer right now here. So the questions, I am just going to reflect on those questions. डॉक्टर रानी बेसेंट ने इन क्वेश्चंस का आंसर किया है। वाई ओनली द विष्णु एस्पेक्ट है जिनसे अवतार अराइज होते हैं। सेकेंडली, ब्रह्मा विष्णु महेश में से ब्रह्मा जी या महादेव जो है, शिवा जो है, वो क्यों नहीं अवतार की तरह मैनिफेस्ट होते हैं। धरती पे तो शिव जी भी आए हैं, शिव जी आए थे ना जब अर्जुन से मिलने आए थे, जब उनको देना था डिवाइन अस्त्र, एक देना था, मैं भूल गई कौन सा, तो तब आए थे डिसेंड करके। तो लेकिन महादेव को हम अवतार नहीं बोलते, क्यों? शी हैज एक्सप्लेन दैट। देन शी सेज व्हाई डज द अवतार नीड टू डिसेंड, उसके आगे की फर्दर एक्सप्लेनेशंस उन्होंने दी और 3 एक्स्ट्रा रीजंस बताए व्हाई अवतार डिसेंड एंड हाउ ही डिसेंड्स। तो सोर्स ऑफ अवतार बताए, हु इज द सोर्स ऑफ अवतार, अभी मैंने ये नहीं बताया हु इज द सोर्स ऑफ अवतार, वो आगे आता है। देन शी आंसर्स व्हाई गॉड्स टेक बर्थ ओनली इन इंडिया। इसका एक छोटा सा हिंट मैंने दे दिया है कि जो आर्यन रेस जब शुरू हुई, 5th रूट रेस एस्टैब्लिश हुई, तो जो उसकी फर्स्ट सब रेस है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिसेंड हुई। तो एटलीस्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को धर्म का एस्पेक्ट दिया, तो एटलीस्ट आपको जो हिंदुइज्म की सारी स्क्रिप्चर्स मिल रही है या जितने अभी छोटे छोटे स्पेशल अवतार्स का आप पढ़ रहे हो, तो वो वहां पे आपको hints मिल जाते हैं कि why only in India. Then she says, what work do these avatars accomplish in the world where they come? Then why divine Lord Shri Krishna is called the Purna Avatar, and why are others partial avatars? ये मैं थोड़ा सा आपको hints दे चुकी हूँ। Who is the source of avatar, ये पता लगेगा। एंड एक और क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ, मगर आप जैसे जैसे लेक्चर्स को पढ़ोगे आपको और मजा आएगा, क्योंकि उसमें आता है वर थिंग्स नॉट प्लान्ड बाय द ईश्वर ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन। भाई इतने बड़े अवतार को, डिविनिटी को मैनिफेस्ट करने की क्या जरूरत थी? कर लेता कोई भी जो इनिशिएट्स है, डिसाइपल्स है, या जिन्होंने डिफरेंट 5th इनिशिएशन 6th इनिशिएशन ले चुकी है, जो हम थियोसॉफिकल लिटरेचर में पढ़े, वो भी तो डिवाइन बीइंग्स हैं। क्या वो डिसाइड नहीं कर सकते थे? उन्हीं के साथ ही वर्क कंप्लीट हो जाता। देन व्हाई द नीड फॉर एन अवतार? तो ये छोटे छोटे हिंट्स उन्होंने दिए है, और काफी हद तक उन्होंने जितना एक्सप्लेन कर सकती थी इस किताब के माध्यम से 4 लेक्चर्स में किया। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, इट्स कंप्लीटेड सर, थैंक यू। Thank you very much. Please close the presentation. बहुत बढ़िया बताया, she has done justice to the topic, and जिस तरीके से एनी बेसेंट जी ने बताया हमारे को। अब किसी को, हमारे जो अटेंडीज हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो दे आर मोस्ट वेलकम। जी बोलिए बोलिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लेक्चर्स अभी सारा नहीं सुन पाया, थोड़ी कुछ ही सुन पाया, तो बहुत अच्छा लगा कि अवतार के बारे में सुनना अच्छा लगा। तो मुझे और ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसके बारे में, परंतु मेरी अपना सोच ये है कि जैसे कि अवतार आते हैं, है ना, अवतार आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। मेरा सोचना है कि अवतार सभी लोग, सभी अवतार हैं, केवल उनको जानना है कि वो अवतार हैं। एवरीवन इज अवतार, परंतु उसको अपने अंदर से रियलाइज करना है कि वो अवतार है। अवतार जैसा बनना है, हर इंसान बन सकता है,
जो अवतार की पहचान बताई है, जो इसमें भी बताई कि दूसरों से प्यार करना है, सारे लिविंग नॉन लिविंग को एक जैसा देखना है, तो वो हर इंसान जो है वो बन सकता है, बनने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, 500 लगे, 1000 साल लगे, परंतु हर एक कोशिश करेगा तो ग्लोबल पीस आएगी, शांति आएगी। तो हर एक को अवतार की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है थियोसॉफी को प्रमोट करती है, थियोसॉफी को प्रमोट करती है, और थियोसॉफी के अंदर हम यही बात करते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी वर्चूज को डेवलप करें और दुनिया को अच्छा बनाएं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और कोई मेंबर हमसे कुछ सवाल पूछना चाहे या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है? तो अब मेरे ख्याल से कोई और सवाल नहीं है, तो आई विल थैंक अगेन डॉक्टर मानसी, थैंक यू वेरी मच। और आप आए, आपने ये जो टॉपिक अच्छा लिया है, होपफुली लोग इंस्पायर होंगे। और कमेंट्स हम देख ही रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया है। तो आई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग हमारे जो अटेंड कर रहे हैं वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करें, और आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर पूछें उससे रिलेटेड। तो इसके साथ ही हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ hidden light, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. So thank you to all, thank you very much। मीटिंग जो है अब समाप्त करती है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।